गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10C के चैप्टर 2 के अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। हमने पिछले सेशन में चर्चा की थी कि भारत में खेती का क्या महत्व है, भारत में खेती तो कितने प्रकार की होती है। हमने ये बात की थी खेती का जो क्या महत्व है। और आज हम चर्चा करने वाले हैं कि भारतीय खेती के सामने किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। चलिए हम और फिर उसके बाद हम चर्चा करेंगे कि भारत में कौन कौन सी कृषि में क्रांतियां हुई हैं, उनके बारे में एक एक करके वर्णन करेंगे। तो आज हम बात करते हैं भारतीय कृषि के समक्ष समस्याएं। तो हम इस टॉपिक पर चर्चा करते हैं कि भारतीय कृषि के समक्ष कौन कौन सी समस्याएं आ रही हैं। तो सबसे पहले तो हम कर सकते हैं छोटे खेत। आप ये जानते हैं कि भारत में लगातार जनसंख्या बढ़ रही है और जनसंख्या बढ़ने के क्रम में जब भूमि का बंटवारा हो रहा है और इस स्थिति में खेत जो है छोटे छोटे टुकड़ों में बंटे जा रहे हैं और जिसके लिए मतलब खेती के लिए पर्याप्त भूमि की कमी हो गई है। तो हम क्या कर सकते हैं कि भारत में छोटे छोटे खेत होने के कारण कृषि करने में काफ़ी परेशानियां आ रही हैं। तो हम कह सकते हैं खेती छोटे खेत असमान वितरण से सामाजिक तनाव और असंतोष फैल रहा है। कहने का मतलब ये कि प्रत्येक परिवार के पास पर्याप्त मात्रा में खेत नहीं है। खेतों का जो क्षेत्रफल है वह बहुत कम मात्रा में प्राप्त हो रहा है, जिसकी वजह से किसी परिवार में बहुत ज़्यादा भूमि है, किसी परिवार में बहुत कम भूमि है, जिसके कारण सामाजिक तनाव और असंतोष की स्थिति व्याप्त हो रही है। दूसरा है हमारा वर्षा पर निर्भरता। तो हम यह कह सकते हैं कि भारत में जो खेती है वह मुख्य रूप से मानसून पर निर्भर है। और तो हम यह कह सकते हैं मानसून पर निर्भरता के कारण आवश्यक उत्पादन नहीं हो पाता। क्योंकि वर्षा अनियमित तथा असंतुलित है। कहने का मतलब यह है कि कुछ स्थानों में वर्षा बहुत ज्यादा होती है, कुछ स्थानों में वर्षा बहुत कम होती है, जिसके कारण किसी स्थान में बाढ़ की स्थिति निर्मित हो जाती है और कहीं पर सूखे की स्थिति निर्मित हो जाती है। तो हम यह कह सकते हैं कि वर्षा जो है अनियमित तथा असंतुलित है। अब बात हम करते हैं फिर तीसरे टॉपिक की। तो पुरानी पद्धति का प्रयोग। कृषि में पुरानी पद्धतियों का प्रयोग करने के कारण हमारे देश में जितना उत्पादन प्राप्त होना चाहिए वह उत्पादन प्राप्त नहीं हो पाता। तो पुरानी जो कृषि पद्धति है वह हमें जो है आवश्यक उत्पादन उपलब्ध नहीं करा पाती है। तो लिख सकते हैं हम पुरानी पद्धति के अनुसार कृषि करने से
उत्पादन काफी कम हो पाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि पुरानी पद्धति का उपयोग करने से आवश्यक उत्पादन नहीं कर पाते अर्थात उत्पादन कम हो जाता है। और चौथा है अज्ञानता और गरीबी। कृषि में अज्ञानता तथा लागत में गरीबी होने के कारण संसाधनों का अभाव है। कहने का मतलब कि भारत में जो ज्यादातर किसान है पारंपरिक खेती करते हैं, उन्हें कृषि का पूर्ण ज्ञान नहीं है और जितनी मात्रा में उन्हें लागत चाहिए उतनी मात्रा में उन्हें लागत उनके पास उपलब्ध नहीं है, जिसकी वजह से वो अपनी क्षमता और अपने भूमि की उपलब्धता के अनुसार आय प्राप्त नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण कृषि में हम उतना उत्पादन नहीं कर पाते हैं। तो हम इन 4 बिंदुओं के आधार पर कृषि की समस्याओं के बारे में काफी कुछ हद तक वर्णित कर सकते हैं। उसके अलावा हम ये लिख सकते हैं संसाधनों का अभाव। तो संसाधनों का अभाव जैसे हम लिख सकते हैं अपना पांचवा टॉपिक संसाधनों का अभाव। अब संसाधनों के अभाव में आप ये लिख सकते हैं कि भारत में ज्यादातर किसानों के पास कृषि यंत्रों की कमी है, गुणवत्ता युक्त बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं हो पाती है, रासायनिक खाद का जो है की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं हो पाती है, जिसके कारण क्या कहते हैं भारतीय कृषि समस्याएं उत्पन्न होती हैं और खेती के कार्य मतलब जो है प्रभावित होता है और पर्याप्त मात्रा में उत्पादन हम नहीं कर पाते हैं। तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर अपने हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब हम बात करते हैं भारत में हरित क्रांति की। हमने पिछले सेशन में चर्चा की थी कि हरित क्रांति का श्रेय किसे जाता है और हमने यह चर्चा की थी हरित क्रांति के तहत सरकार ने किन किन योजनाओं को प्रस्तावित किया था। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि हरित क्रांति में हरित क्रांति के बारे में मैंने बताया था कि विश्व में नॉर्मन बोरलॉग और भारत में डॉक्टर स्वामीनाथन 1966 और 67 में हरित क्रांति लाया गया और हरित क्रांति के तहत क्या क्या प्रावधान किए गए। तो हरित क्रांति किससे संबंधित है, पहले आपके पास प्रश्न आ सकता है। तो हम बात करते हैं हरित क्रांति जो है खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। खाद्यान्न उत्पादन, अगर प्रश्न आता है कि हरित क्रांति किससे संबंधित है तो हरित क्रांति जो है खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। हरित क्रांति के तहत जो क्या कहते हैं क्या प्रावधान है, मतलब क्या प्रावधान किए गए, मतलब क्या क्या व्यवस्थाएं गवर्नमेंट द्वारा की गई। तो हम लिख सकते हैं कृषि यंत्रों की उपलब्धता, कृषि यंत्रों की उपलब्धता सुनिश्चित की गई, रासायनिक खादों की व्यवस्था की गई, रासायनिक खाद की उपलब्धता, किसानों के लिए प्रशिक्षण की उपलब्धता, कृषकों को प्रशिक्षण दिलाना,
कि खेती किस किस प्रकार की जाए और मिट्टी की जांच के अनुसार खेती कि मतलब कि खेती में किस मिट्टी में कौन सी फसल अच्छी मात्रा में उगाई जा सकती है, इसके द्वारा किसानों को के लिए किसान हेल्पलाइन का उपयोग किया जा रहा है और प्रयास किया जा रहा है कि उन्हें उनकी समस्याएं तुरंत जो है हल कराई जाए ताकि उत्पादन में वृद्धि हो। पांचवा हम बोल सकते हैं लघु और मध्यम सिंचाई की उपलब्धता, गुणवत्ता युक्त बीजों की उपलब्धता, गुणवत्ता युक्त बीज उपलब्ध कराना। अब बात करते हैं कीटनाशकों की उपलब्धता, कृषि उत्पाद का समर्थन मूल्य दिलाना और अंततः हम लिख सकते हैं उत्पादन को बढ़ाना, और कृषकों की आय को बढ़ाना। तो हम ये कह सकते हैं कि हरित क्रांति के तहत किन किन प्रावधानों को सुनिश्चित किया गया है और भारत में 5-5 वर्षों की, कुछ तो 2 वर्ष की भी योजनाएं आई हैं, मगर जो योजनाओं का सबसे ज्यादा कार्यकाल है वो 5-5 वर्षों का, कि हरित क्रांति 5-5 वर्षों का पंचवर्षीय योजनाएं सरकार द्वारा लागू की गई ताकि पर्याप्त मात्रा में कृषकों के उत्पादन को बढ़ाया जा सके तथा उनकी आय में वृद्धि हो और उनका सामाजिक जीवन भी जो क्या कहते हैं तथा उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाया जा सके। तो चलिए हरित क्रांति का जो प्रश्न है, हरित क्रांति का क्या है, तो बोलेंगे भारत में खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा बनाई गई नीति को ही हम हरित क्रांति कहते हैं, जो खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है और विश्व में योगदान 2 लाख तथा भारत में डॉक्टर स्वामीनाथन को इसका श्रेय जाता है प्रावधान। तो हमने प्रावधान ये आपको नोट डाउन कराया, आप इन्हें नोट डाउन कर लीजिए। अब हम बात करते हैं कि भारत में हरित क्रांति के अलावा अन्य और कौन कौन सी क्रांतियां आई। अब बात करते हैं हम पीली क्रांति का। पीली क्रांति, फिर पीली क्रांति के बाद आपका आता है नीली क्रांति, फिर है आपका गुलाबी क्रांति, फिर है आपका श्वेत क्रांति, तो पीली क्रांति का उत्पाद का संबंध है तेली पौधों के उत्पादन से संबंधित है, अर्थात जैसे तेल देने वाले जो पौधे हैं सरसों, राई, इनके मूंगफली, इनके उत्पादन को बढ़ाना ताकि देश में तेल की समस्या को दूर किया जा सके, अर्थात तेल की कमी या तिलहनों की कमी न हो। नीली क्रांति का संबंध मछली उत्पादन से है।
अब गुलाबी क्रांति की बात करते हैं। तो गुलाबी क्रांति फलों के उत्पादन से संबंधित है। और श्वेत क्रांति को आप जानते ही हैं कि दुग्ध उत्पादन और साथ में हम कह सकते हैं अंडे के उत्पादन से भी संबंधित इसे माना जाता है। अंडे के उत्पादन के से भी इसके संबंधित इसे माना जाता है। तो आपको केवल इतना ही जानना है कि इन क्रांतियों का संबंध किसके उत्पादन से है, ताकि आप ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन का आसानी से जवाब दे सके। इसे भी आप याद कर लीजिए। अब हम बात करते हैं औषधि विज्ञान की। तो हम ये कह सकते हैं कि भारत में औषधि विज्ञान के तहत औषधि देने वाले पौधों का उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा उचित प्रशिक्षण तथा जानकारी कार्यक्रमों की शुरुआत हुई, ताकि देश को चिकित्सा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाया जा सके। और भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय जलवायु है, अर्थात यहाँ पर उत्पादन क्षमता काफी तेज पाई जाती है, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है। तो हमारे देश में पेड़ पौधों का उत्पादन काफी मतलब जो है अच्छा है, यहाँ का मानसून भी अच्छा है। तो उसके तहत क्या कहते हैं, हम अधिक से अधिक उत्पादन को प्राप्त कर सकते हैं, जिसके द्वारा सरकार ने औषधि देने वाले पौधों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए उचित प्रशिक्षण और जानकारी कार्यक्रमों की शुरुआत की, ताकि देश में चिकित्सा के क्षेत्र में दवाइयों की कमी न हो और देश को आत्मनिर्भर बनाया जा सके। तो औषधि विज्ञान के तहत हम औषधि देने वाले पौधों का उत्पादन करते हैं। अब किन किन पौधों का उत्पादन करते हैं, तो उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं फल। आपने सुना होगा फलों से हमें अनेक प्रकार के अर्घ प्राप्त होते हैं, जिसके द्वारा औषधि का निर्माण किया जाता है। तो फलों में जैसे आप बात कर सकते हैं सेब, अंगूर और अन्य जो पौधे हैं और अन्य जो फल हैं, उनके द्वारा क्या कहते हैं, हम क्या कहते हैं, देश में फलों के उत्पादन को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। अब हम बात करते हैं फलों के अलावा सब्जियां, फिर हम बात करते हैं फूल, हम बात करते हैं मसाले। तो इस मतलब के तहत हम भी 4 प्रकार के पौधों का जो है उत्पादन का कार्य औषधि विज्ञान के तहत करते हैं। तो प्रश्न अगर पूछता है औषधि विज्ञान क्या है, इसके तहत हम किस प्रकार के पौधों का उत्पादन करते हैं, तो आप कह सकते हैं कि फल, फूल, सब्जियां और मसाले
आदि जैसे पौधों का हम उत्पादन औषधि विज्ञान के तहत करते हैं। अब आप भी जानते हैं कि हमारे देश में आयुर्वेद का विशेष महत्व है और आयुर्वेद एक ऐसी तकनीक है जिसके द्वारा जो है अनेक घातक बीमारियों का इलाज किया जा रहा है। और उस आयुर्वेद में हम औषधि जो पूर्णतः हमें पेड़ पौधों से प्राप्त होती है उसके द्वारा हम अनेक प्रकार की दवाइयों का निर्माण करते हैं और उनका उपयोग अनेक घातक बीमारियों के इलाज के लिए करते हैं। तो आपने पतंजलि का शिक्षा शास्त्र पढ़ा ही होगा, चिकित्सा शास्त्र के बारे में सुना होगा, पतंजलि की योग शास्त्र के बारे में पढ़ा होगा। इस प्रकार फल फूल सब्जियां और मसालों से अनेक प्रकार की औषधियों का निर्माण किया जाता है और उसके द्वारा चिकित्सकीय कार्य किए जाते हैं। नोट डाउन कर लीजिए। अब हम औषधि वाले पौधों के कुछ उदाहरण को औषधियां वाले पौधों को उदाहरण देखते हैं। तो हम लोग बात करते हैं मुलेठी, ग्वारपाठा, अश्वगंधा, सर्पगंधा, गिलोय, शतावरी, तुलसी, आंवला, हल्दी और नीम। अब आपको आपके बुक्स में इन सभी औषधि देने वाले पौधों को के औषधि गुणों के बारे में बताया गया है। तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा और कम से कम हर औषधि के 2 या 3 उपयोग मतलब समझ लीजिएगा, ताकि अब हम कल इस टॉपिक के बाद अगले टॉपिक पे चलेंगे। धन्यवाद।